नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी पुरानी है, बहुत पुरानी है। करीब 10 साल पुरानी होगी। वर्ष 2016 की ये घटना है। प्रदेश मध्य प्रदेश और जिला भिंड। भिंड जिले के वीरेंद्र नगर में वार्ड नंबर 6 में 14 मई 2016 को सुबह 9 बजे के आसपास काफी भीड़ भाड़ इकट्ठा होने लगी। राम बाबू शुक्ला का मकान था। राम बाबू शुक्ला के मकान के सामने तमाम परिजन और पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर में पुलिस को भी इत्तला की गई। पुलिस भी आई। घर में बाहर से ताला बंद था और घर के भीतर 5 प्राणी थे। राम बाबू शुक्ला की बहू, उसके 2 बच्चे, एक उसका देवर छोटा और एक उसकी भांजी। ताला तोड़कर या ताला खोलकर जब पुलिस भीतर पहुंची और पब्लिक भीतर पहुंची तो देखकर सन्न रह गई। उस घर में बेड पर उनकी बहू रीना शुक्ला का शव और उसकी 2 मासूम बेटियां छवि और अंबिका, रीना की बहन की बेटी महिमा और रामबाबू के साले का बेटा गोलू। इन सब की लाशें जमीन पर पड़ी थी। जमीन खून से भरी हुई थी, सनी हुई थी। सबके गर्दन पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया था और सबकी मौत मौके पर ही हो चुकी थी। किसी की समझ में नहीं आ रहा था क्या हो सकता है। राम बाबू शुक्ला की ऐसी कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी कि इतना जघन्य हत्याकांड, इतना नृशंस हत्याकांड किया जाए। पुलिस को ये समझ में आ ही गया कि 14 मई और 13 मई की दरमियानी रात में ही यहाँ जो कुछ हुआ है वो हुआ है। तजुर्बेकार पुलिस अफसर भी जब वहां पहुंचे तो उनकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। रामबाबू खुद मौके पर मौजूद थे, जिनका पूरा परिवार तहस नहस हो गया था। रामबाबू खुद अपनी पुश्तैनी गांव में रहते थे और शहर के मकान में उनकी बहू रीना शुक्ला अपनी 2 मासूम बेटियों छवि और अंबिका के साथ रहती थी। साथ में ही रीना की छोटी बहन की बेटी महिमा और रामबाबू के साले का बेटा गोलू भी रहता था। रीना के पति की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद वो उसको भी शिक्षक के पद पर उसको ये नियुक्ति हो गई थी। गांव देहात में या समाज में जैसा होता है कि घर में अगर बहू है तो बड़े बुजुर्ग वहाँ कम रहते हैं, पास में रहेंगे, बगल में रहेंगे, दूर के मकान में रहेंगे और रिश्तेदारों नातेदारों के बच्चों को उस घर में रख देते हैं ताकि बहू का मन लगा रहे, बहू के को काम काज करने में दिक्कत न हो, कोई अकेलापन न रहे। क्योंकि उसकी 2 बच्चियां थीं तो 2 अतिरिक्त बच्चे, एक राम बाबू के साले का बेटा और एक रीना की बहन की बेटी, यानी कुल 4 बच्चे उस घर में रहते थे। तो ये किसी भी पुराने सामाजिक सेटअप में लगभग यही होता है। अगर ससुर घर पे भी रहता है तो हमेशा वो बाहर के हिस्से में रहता है, कभी वो भीतर के हिस्से में जहाँ बहू है वहाँ नहीं जाता है। ये एक सामान्य सी बात है, सामान्य सी प्रक्रिया है, सामान्य जो सामाजिक नियम है उसके हिसाब से है। तो बहरहाल उस दिन राम बाबू ने जब राम बाबू जब वहाँ पर पहुँचे थे तो वहाँ ये भी पता लगा कि इस मकान के पिछले हिस्से में रोली भदौरिया नाम की एक महिला अपने बच्चों के साथ किराए पर रहती है। लेकिन घटना के दिन वो नहीं थी। घटना से 2-4 दिन पहले
वो अपने मायके चली गई थी। रीना का मायका यानी बहू, रामबाबू शुक्ला की बहू जिसकी हत्या हुई थी, उसका मायका भी इसी मोहल्ले में थोड़ी दूरी पर था, और जिसकी वजह से उसके माता पिता का उसके घर आना जाना लगा रहता था। 14 मई की सुबह जब रीना ने अपने पिता श्रीराम शर्मा का फ़ोन नहीं उठाया, तो श्रीराम शर्मा को यानी रीना के पिता को कुछ अनहोनी की आशंका होने लगी। उसने अपने पोते नीलेश को रीना के घर हाल चाल लेने के लिए भेजा। क्या बात है, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? ये बेटी थी उसकी। दामाद की मृत्यु होने के बाद बेटियों से मायके का कुछ ज़्यादा भी ठीक भी है, नेचुरल भी है, अधिक प्रेम होता है, उसको लेकर अधिक चिंता होती है, उसको लेकर परेशानी होती है। तो लिहाजा सुबह शाम फ़ोन करने वाली जो बात थी, तो श्री राम शर्मा ने उस दिन सुबह 8 बजे अपनी बेटी को फ़ोन किया। फ़ोन नहीं उठा तो अपने पोते नीलेश को उसके घर हाल चाल लेने के लिए भेजा। नीलेश जब वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि घर के बाहरी दरवाजे पर ताला बंद है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो हमेशा उन लोगों का दिन में 4 बार आना जाना रहता है। उसने वापस आकर अपने दादा श्री राम शर्मा को ये बात बताई कि घर में ताला बंद है। श्री राम शर्मा ने फौरन अपने समधी राम बाबू, जो जिनका वो घर था लेकिन वो अपने पुश्तैनी मकान में रहते थे, उनको फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या रीना बच्चों के साथ गांव आई है, क्योंकि शहर वाले मकान में ताला लगा हुआ है। राम बाबू शुक्ला ये सुन के अचंभित हुए, क्योंकि उनके यहाँ भी बहू आई नहीं थी। उन्होंने भी फ़ोन किया लेकिन फ़ोन नहीं उठा। इस पर राम बाबू खुद भागकर घर आ गए। नीलेश शर्मा ने बाद में जब पुलिस को अपने बयान में बताया कि मैं पड़ोसी की छत से बुआ यानी रीना के घर में दाखिल हुआ। जीने का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक सरिया की मदद से कुंडी खोली और अंदर गया। जैसे ही नीचे पहुंचा तो कमरे में मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। घर के अंदर बुआ और मेरी बहनों की लाशें पड़ी थीं। शवों को देख के नीलेश के होश उड़ गए। उसने अब दादा को अंदर के इस मंजर के बारे में बताया, और बेटे के मुंह से ये बात सुनते ही श्री राम शर्मा पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया। उन्होंने तुरंत राम बाबू और भिंड पुलिस को फ़ोन करके इस भयावह घटना की जानकारी दी। तब तक पूरे मोहल्ले में खबर फैल गई और घर के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुलिस को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए परेशानी होने लगी। भीड़ को नियंत्रित करके पुलिस ताला तोड़कर घर में दाखिल हुई। अंदर का दृश्य देखकर वही जो नीलेश ने बताया था, पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। घर के कमरे में रीना, नातिन छवि, अंबिका और भांजी महिमा की लाशें पड़ी थी। दूसरे कमरे में गोलू की लाश पड़ी हुई थी। रीना का शव बेड पर था। बच्चियों के शव जमीन पर पड़े थे। धारदार हथियार से गला रेतने के अलावा सभी के मुंह से झाग निकल रहा था, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि मरने के पहले इनको कोई जहरीला पदार्थ दिया गया है। किराएदार रोली भदौरिया का जो किचन था, यानी बगल वाले घर में जो किचन था, या वो पोर्शन जो किराए पर उठाया हुआ था, उसके किचन में रामबाबू के साले का बेटा गोलू भी मृत पड़ा हुआ था। पुलिस ने 5 शवों को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बारीकी से जांच की, एफएसएल की टीमें आ गईं, डॉग स्क्वाड भी आ गया। चप्पे चप्पे पर वो सबूत इकट्ठा किए जाने लगे। ये एक ब्लाइंड मर्डर था। घर के अंदर क्या कैसे हुआ इसका कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं था। राम बाबू और उसके परिवार की किसी से ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी जो इस तरह का नरसंहार करने के पीछे का कारण हो। रीना के मायके वालों से भी पूछताछ हुई, लेकिन कोई अहम सुराग नहीं मिला। अब पुलिस का ध्यान घर में रहने वाली किराएदार रोली भदौरिया की तरफ गया। इस घर में रहने वालों में सिर्फ रोली भदौरिया और उसके बच्चे ही जिंदा बचे थे। पुलिस ने जब उसकी तलाश की तो पता लगा कि वो अपने मायके जालौन उत्तर प्रदेश में है। वो वहाँ चली गई है और घटना के कई दिन पहले ही चली गई थी।
किराएदार को लाने के लिए पुलिस भिंड से गई और जालौन से रोली को भी ले आई। रोली ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 6 महीने से रीना के मकान में किराए पर रह रही थी। उसके पति सेना में हैं और यहाँ वो अपने बच्चों के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई के मद्देनज़र रहती है। घटना से कुछ दिन पहले, यानी ये 14 की घटना होगी, 10 मई को वो अपने मायके रामपुरा जालौन आ गई थी। 14 मई को जब यह वारदात हुई तो वो अपने मायके में ही थी और इस घटना की जानकारी उसे अपने ससुराल वालों से मिली, जिसके बाद पुलिस ने उनसे संपर्क किया। रोली ने बताया कि जब वो वापस आई तो देखा कि पुलिस ने उसके कमरों का ताला भी तोड़ दिया था, लेकिन उसका सारा सामान सुरक्षित था। उसके कमरे से कोई भी कीमती सामान या जेवरात गायब नहीं हुए थे। ये सब बातें, और घर से भी कोई कीमती सामान और जेवरात, पैसा कुछ भी गायब नहीं हुआ था, जो इस बात की तरफ इशारा करता था कि हत्यारों या हत्यारे का मकसद लूटपाट नहीं था। जब पुलिस ने रोली से घर में आने जाने वालों के बारे में पूछताछ की तो उसने एक ऐसी जानकारी दी जिसने जांच की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। रोली ने बताया कि एक ट्यूशन टीचर उसको उसके बच्चों को पढ़ाने के लिए घर आता था। तो पुलिस के दिमाग में अब एक नया किरदार आया कि वो ट्यूशन का कोई टीचर है। जो जांच अंधेरे में तीर चलाने जैसी थी, उसको एक दिशा मिल गई। अब शक की सुई उसी ट्यूशन टीचर की तरफ घूम गई थी। जैसे ही रोली ने भिंड आकर पुलिस को उस ट्यूशन टीचर के बारे में बताया तो यही बयान इस जांच की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ और फौरन पुलिस ने उसका पता किया तो पता लगा कि भिंड के ही गोविंद नगर का रहने वाला 29 साल का टीचर अंकुर उर्फ नीतेश दीक्षित है। पुलिस ने उसे 2-4 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। उससे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जो कहानी बताई वो प्रेम, वासना और बर्बरता से भरी हुई थी और उसकी ये दास्तां, ये खौफनाक बात सुनकर जांच अधिकारी भी सन्न रह गए। अंकुर ने बताया कि वह रीना शुक्ला के घर में किराएदार रोली भदौरिया के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था। इसी दौरान उसका रीना के घर आना जाना शुरू हो गया। एक ही घर था, एक पोर्शन में किराए पर रहती थी रोली, कोई बीच में पार्टीशन नहीं था। तो जब वो उनके बच्चों को पढ़ाने आता था, इसी बीच उसकी या रीना की, दोनों में किसी एक की नज़र एक दूसरे पर पड़ गई। पति की मौत के बाद अकेलेपन की शिकार रीना को अंकुर का साथ कुछ सूट करने लगा, कुछ अच्छा लगने लगा। दोनों में जल्दी ही दोस्ती हो गई और दोस्ती को अवैध रिश्ते में बदलने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। वो घंटों घंटों एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे, लेकिन समाज के डर से अपना रिश्ता उन लोगों ने छिपा कर रखा था। उसने आगे बताया, अंकुर ने, कि 13-14 मई की उस रात को अंकुर रीना से मिलने उसके घर पहुंचा। उसको पता था कि घर में कोई नहीं है। उसे ये पता था कि रोली भदौरिया भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं हैं और ससुर भी अपने पुश्तैनी मकान में गए हैं। दोनों ने आपसी सहमत से ये तय किया कि आज मैं रात में आऊँगा। इस काम के लिए उसने रीना को नींद की गोलियाँ, अल्फाजोलम एक बड़ी फेमस नींद की गोली है, प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलती है, वो उसने खरीद कर 2 पत्ते यानी 20 टेबलेट उसको दे दी थी और ये कहा था कि घर में सभी बच्चों को के खाने में ये मिला कर दे देना, ताकि जब मैं वहाँ आऊँ और हम दोनों लोग जब एक साथ रहें तो बच्चों को कानो कान खबर न हो, वो नींद में हो। खैर, जब वो पहुंचा तो सभी बच्चे गहरी नींद में सो चुके थे। रीना ने अंकुर को घर के अंदर बुला लिया। दोनों आपत्तिजनक स्थिति में थे। तभी रीना का जो देवर था, इसके रामबाबू शुक्ला के साले का लड़का, ये दबे पांव आया और जहाँ वो आपत्तिजनक स्थिति में थे वहाँ खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया। ये देखते ही घबरा गया अंकुर भी और रीना भी कि अब ये सबको ये बात बता देगा।
उन दोनों ने वहीं मौके पर डिसाइड किया कि अगर इसे जिंदा छोड़ा गया तो ये सबको ये बात बता देगा, जिस रिश्ते को वो लोग इतने दिन से छिपा कर रख रहे हैं वो सबके सामने उजागर हो जाएगा। खैर, गोलू को उन लोगों ने वहीं पर पकड़ लिया और छीना झपटी की इस आहट में रीना की बेटियां और भांजी जग गईं। जब उसने ये देखा कि हमने जो अपने दोनों के अवैध संबंधों को छिपाने के लिए गोलू की हत्या कर दी, लेकिन अब इन दोनों अब गोलू की हत्या के चश्मदीद गवाह कई तैयार हो गए। रीना की बेटियां और भांजी जग गई। फिर उसको ये लगा कि अब तो इन सब को मारना होगा, वरना हमारी इस जो हमारा कृत्य है, कुकृत्य है, उसकी सबको भनक लग जाएगी। उसने एक एक करके महिमा, अंबिका और छवि का गला रेत दिया। अब उस घर में दो लोग जिंदा थे, अंकुर और रीना। दोनों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। पुलिस के मुताबिक अंकुर को डर सताने लगा कि इस पूरे हत्याकांड की अकेली चश्मदीद गवाह रीना है, जो बाद में कभी भी पलट सकती है। सारे सबूत मिटाने के उद्देश्य से उसने रीना को भी मौत के घाट उतार दिया। एक अवैध संबंध, एक बच्चे का जग जाना, उसको मारना, बाकी सबका जग जाना, सबको मार देना, फिर वही प्रेमिका जो जिसके लिए ये सब कर रहा था उसको भी इसलिए मार देना कि ये इतनी हत्याओं की चश्मदीद गवाह है। खैर, अंकुर की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया। रीना और अंकुर की कॉल डिटेल से उनके गहरे संबंधों की पुष्टि हो गई। सबसे बड़ा सबूत बना डीएनए रिपोर्ट, जिसमें रीना के शरीर से मिले सीमेन का मिलान अंकुर के डीएनए से हो गया। हालांकि इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और ये पूरी तरह से पारिस्थितिक जन्य साक्ष्यों पर आधारित था। इन्हीं सबूतों की मजबूत कड़ी को आधार मानते हुए भिंड के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सेशंस जज ने 19 मार्च 2019 को अंकुर दीक्षित को 5 हत्याओं का दोषी ठहराया और उसे फांसी की सजा दे दी। लेकिन 6 महीने बाद ही हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया और अंकुर को बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत क्या, बरी कर दिया। जिस समय सबको लग रहा था कि फांसी की सजा हो गई और अब न्याय हो चुका, तभी ये सूचना आई कि हाई कोर्ट ने उसे बरी कर दिया है। हाई कोर्ट ने तमाम आधार बनाए कि अभियोजन पक्ष की कहानी और पुलिस की जांच में बहुत ही गंभीर खामियां और झोल हैं। पुलिस ने कहा कि लास्ट सीन थ्योरी, ये एक थ्योरी होती है कि अंतिम बार किसने देखा था, किन परिस्थितियों में देखा था, ताकि उसके बाद जो घटना हुई है उसको साबित किया जा सके। तो कोर्ट ने यह कहा कि लास्ट सीन थ्योरी, यानी आखिरी बार मृतक के साथ किसे देखा गया था, ये साबित नहीं हो पाया लोअर कोर्ट के ट्रायल में। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि चाकू की बरामदगी किसी स्वतंत्र साक्ष्य साक्षी के सामने नहीं की गई, जिससे ये आशंका बनती है कि ये सबूत प्लान किया गया होगा। अगली सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कही कि डीएनए सिर्फ संबंध साबित कर रहा है, हत्या नहीं साबित कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि डीएनए से ये साबित है कि शारीरिक संबंध होंगे, हो सकता है ये आपसी सहमति से हों, ये हत्या का सबूत नहीं हो सकता। जांच में गंभीर चूक के लिए पुलिस ने क्राइम सीन से कोई फिंगरप्रिंट नहीं लिया था। घर का ताला किसने तोड़ा था ये भी आज तक पता नहीं चला, यानी पुलिस के रिकॉर्ड्स में ये पता नहीं चला। संपत्ति विवाद या अन्य किसी एंगल को पुलिस ने जांच में शामिल ही नहीं किया, यानी नज़रअंदाज किया, और इन्हीं सब के आधार पर उसको बरी कर दिया गया अंकुर को। आज की घटना देखिए, एक घर में 5 लाशें, 5 हत्याएं, कारण एक महिला और एक ट्यूशन टीचर का अवैध संबंध। अब आप सोचिए कि एक अवैध संबंध और 5 लाशें, कोई तर्क नहीं है, बिल्कुल कोई तर्क नहीं है, कोई जो कहते हैं कि कारण नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। लोअर कोर्ट ने फांसी दी, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, बरी कर दिया।
अच्छा, इस पूरे प्रकरण में क्यों हाई कोर्ट ने छोड़ दिया और क्यों लोअर कोर्ट से फांसी हो गई? मेरा व्यक्तिगत रूप से भी और 35 साल की पुलिस सेवा में आने वाले मामलों को देखकर हमेशा ये दृष्टिकोण मेरा रहा है कि लोअर कोर्ट में दिए गए फैसले, खासकर गंभीर अपराधों के सिलसिले में, गंभीर अपराधों के ट्रायल में, लगभग ज़्यादातर केसों में ये फैसले सही होते हैं। इसका कारण भी है क्योंकि लोअर कोर्ट में एक एक गवाह की पहले तो गवाही होती है जिसे चीफ कहते हैं, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। गवाहों की बखिया उधेड़ने का काम करते हैं डिफेंस के लॉयर, जो अभियुक्त की तरफ से होते हैं और वो तैयारी करके आते हैं कि ये गवाही उसने दी है तो इसमें कैसे इसकी गवाही को गलत साबित किया जा सके। ऐसा ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन कि छक्के छूट जाते हैं आदमी के कोर्ट में। और प्रिसाइडिंग अफसर यानी जज एक एक गवाह की मुख्य गवाही, उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन, सबके अलग अलग गवाही और सबके अलग अलग क्रॉस एग्जामिनेशन को अपनी आंखों से देखता भी है, कानों से सुनता भी है और हाथ से लिखता भी है। किसने तुरंत जवाब दिया, किस सवाल का तुरंत जवाब दिया गया, किस सवाल का जवाब देने में हटपटाहट हुई, किस सवाल का जवाब देने में जुबान लड़खड़ाई, ये सब उस जो लिखा गया है बयान उसमें कहीं अंकित नहीं होता। गवाह ने ये कहा, आगे ये कहा, ये कहा, ये कहा, और जब क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ तो ये पूछा गया तो उसने ये जवाब दिया। केवल इतनी बात होती है। अच्छा, ये तो हो गया वो एक एक आदमियों से जिसके ऊपर आरोप है, उससे भी, जो गवाह हैं उससे भी, पुलिस जिसने मुकदमा लिखा है उससे भी, जिसने जेल भेजा है उससे भी, जो सामान बरामद हुआ है जिसने बरामद किया है उसकी, इन सब की गवाही होती, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर की भी सबकी गवाही होती है। और सबसे डिफेंस का लॉयर जिरह करता है, क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। तो जज को, अच्छा, इधर प्रोसिक्यूशन जो है वो केस डायरी देता है, गवाहों के बयान कराता है, नक्शा नजरी जिसे कहते हैं, सीन ऑफ क्राइम का जो ड्राइंग बनती है वो है, पीएम रिपोर्ट है, एफएसएल रिपोर्ट है, ये प्रोसिक्यूशन की साइड उसके कोर्ट के समक्ष रखता है। यानी कोर्ट अपनी आंखों से एक एक करके, अब जिस गवाह के चेहरे का भाव पढ़ना है, चेहरे के भाव कभी भी उसकी गवाही में, हाथ से लिखी गई गवाही में नहीं आ सकते। आजकल तो चलन है टाइप करने का, आप बोलते जाइए और जो वहाँ पर मुंशी होता है वो उसको टाइप करता रहता है। स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ता है कि आप जो बोल रहे हैं वही टाइप हो रहा है, कुछ और टाइप हो रहा है। बाद में उसका फाइनल प्रिंट आउट निकाल के उससे आपसे सिग्नेचर कराया जाता है कि जो आपने बोला है वो सही सही लिखा गया है, या जो बोला गया वही लिखा गया, तस्दीक करता हूँ, ये करके साइन कर लेते हैं। लेकिन इस गवाही में ये नहीं होता कि गवाह उस समय गवाही देते समय उसकी चेहरे की रंगत क्या थी, लीडिंग क्वेश्चंस में उसकी चेहरे की रंगत क्या थी, दूसरे सवाल के पूछने में कितना अटक रहा था, और डिफेंस के लॉयर के क्रॉस एग्जामिनेशन में वो कितना तपाक से बोल रहा था, कितना बहुत देर के पॉज के बाद बोल रहा था, ये कागजों में कहीं अंकित नहीं होता है। और इसी तरह से सालों साल चली सुनवाई में जज को ये तो समझ में आ जाता है कि क्या हुआ रहा होगा, क्यों हुआ होगा, किसने किया होगा। ये चूंकि वो अपने सामने फिजिकली सबको देख रहा है, सबके रिएक्शन देख रहा है, तो उसको ये अंदाज लग जाता है। वो बहुत ज़्यादा मीन मेख निकालने की स्थिति में नहीं होता। अगर इन गवाहों के बयान में कोई उसको दिक्कत होती है तो जरूर कागजों की तरफ देखता है, वरना जब एक बार कंफर्म हो गया कि फलाने ही किया है तो फिर वो उसको जजमेंट लिखाने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होती। कहाँ पर, अच्छा, और उसको चूंकि उसने सब उसकी आंखों के सामने उसने देखा है तो वो वही फैसला देता है जो उसकी समझ में है कि इतना सब सुनने के बाद मेरी ये समझ में आता है। अच्छा, उच्च न्यायालय में क्या होता है? उच्च न्यायालय में नहीं किसी गवाह का जीरा होता है, न मुलजिम की जीरा होती है, न बाकी चीजें, वहां सिर्फ कागज पढ़े जाते हैं। जज साहब ने गवाहों के बयान को कैसे लिखा है वो गवाहों के बयान पढ़े जाएंगे। दोनों पक्ष के वकील एक एक शब्द और एक एक लाइन पर बहस करेंगे, जिरह करेंगे। लेकिन जो कुछ फाइलों में उपलब्ध है, ट्रायल की फाइल में जो उपलब्ध है, केस डायरी में क्या लिखा हुआ है, इस पर दोनों पक्षों में बहस होती है और कागजों के आधार पर ही
फैसला देना होता है। न गवाह वहाँ होते हैं, न मुलजिम होते हैं। ये पता लगे कि गवाह हिचक रहा है, कि रो रहा है, कि हंस रहा है, कुछ नहीं। जो कागज़ पे है वही हाई कोर्ट में उसी पर बहस मुबाहिसा होता है। फिर अगर कागजों में कोई गंभीर चूक हुई है, विवेचना में कोई गंभीर चूक हुई है, तब उस पर डिस्कशन होगा। और इसीलिए कागजों पे जो कुछ है उसको देखकर हाईकोर्ट में हुई बहस के आधार पर फैसले पलट जाते हैं। लोअर कोर्ट में ये स्थिति नहीं होती। लोअर कोर्ट में उसने सबको देखा होता है, सबको सुना होता है, परिस्थितियों को सुना होता है, परिस्थितियों को देखा होता है, विजुअलाइज करता है उसको, क्रॉस एग्जामिनेशन में उसकी समझ में आ जाता है। हाई कोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। हाई कोर्ट में जो फैसला दिया गया है उसका आधार, किस आधार पर फैसला दिया गया है, केस डायरी में क्या लिखा हुआ था, नक्शा नजरी में जो 5 कदम की दूरी है उसको 10 इंच में दिखाया गया है कि नहीं दिखाया गया है, ये छिद्रान्वेषण होता है कागजों का। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि विवेचना में कोई ढील या कोताही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट में इस तरह की ढील या कोताही का नुकसान प्रोसिक्यूशन को उठाना पड़ता है, जो इस मामले में हुआ। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।